हेलो बच्चों आज से हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। बेटा संख्याओं का जो खेल है वो आप सभी लोग क्लास 6 या 7 से खेलते आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप संख्याओं के बारे में क्लास 6 और 7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, तो मैं उसको एक बार फिर से आप लोगों को संख्याओं के बारे में बता दूंगा। क्लास 9th में भी आप लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन मैं उसका जल्दी से यहाँ पे 10 मिनट में उसका एक पूरा रिवीजन कर लेंगे क्लास 9th का। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए संख्याओं की अगर बात की जाए नंबर्स की, तो जो नंबर्स होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, दो ही तरह की संख्याएं हैं, वास्तविक और काल्पनिक। अभी हम लोग कुछ देर बाद समझेंगे कि कौन सी संख्या वास्तविक है और कौन सी संख्या काल्पनिक है। उससे पहले जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है उसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा आपने सबसे पहली जो संख्या पढ़ी होगी वो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जितने भी काउंटेबल्स नंबर हैं, गणना की जो भी संख्याएं हैं, वो संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जैसे बेटा 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। कभी भी ये संख्या कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक, तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई। हाँ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत कह सकते हो, लेकिन अनंत का क्या मतलब? बहुत बड़ा। ये संख्या कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक, इसको हम लोग कैपिटल N से लिखते हैं। मतलब इन संख्याओं का जो समूह है, प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है, उसको कैपिटल N से लिखते हैं। ठीक बेटा, तो आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कैपिटल N बराबर हो जाएगा, ये पूरा एक सेट बन जाएगा आपका N बराबर। ठीक, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। जो पूर्ण संख्या है बेटा, होल नंबर्स, इसको हम लोग W से लिखते हैं, इसके सेट को। और पूर्ण संख्या में क्या होता है बेटा? 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। अभी हम शुरुआत 1 से कर रहे थे और अब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? 0 से। तो पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ये भी बढ़ता रहेगा। ठीक, और इसके सेट को हम लोग किससे लिखते हैं? W से लिखते हैं। ये पूरा सेट आपका बनेगा। ये पूर्णांक हो गया, सॉरी पूर्ण संख्या। ठीक, उसके बाद पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखिए बेटा, इंटीजर्स जो होता है वो 0 से पॉजिटिव पे आप चले जाओ और 0 से फिर नेगेटिव पे जाओ। जितने भी नंबर, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, और इधर आप -1, -2, -3 और इधर ये इंटीजर्स होते हैं। मतलब अब इंटीजर्स में अगर देखा जाए तो देखो प्राकृतिक संख्या भी आ गई, पूर्णांक संख्या भी आ गई, और इसके अलावा भी कुछ और संख्याएं आ रही, -1, -2, -3, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक, अब देखो यहाँ से अगर देखा जाए बेटा, तो पूर्णांक जो होता है वो 3 तरह का हो गया। एक तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋण पूर्णांक, और इधर वाले को कहते हैं बेटा धन पूर्णांक। और अगर बात 0 की जाए, 0, तो 0 ना तो धन पूर्णांक है
और ना ही ऋण पूर्णांक है, इसका एक अपना ही राग है, ये होता है शून्य पूर्णांक, इसका नाम शून्य पूर्णांक है। ठीक, और इसको इसके सेट को हम लोग जेड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं, ये जेड। ठीक, ये आपका हो गया पूर्णांक। चौथी जो संख्या है बेटा परिमेय संख्या है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? देखो बेटा, वह सभी संख्याएं जिनको हम लोग p बाई, ये सब आप पढ़े हुए हैं, जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वो सभी संख्याएं जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे एक शर्त ये होती है कि जो q है ना बेटा, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे q है, हर है, ठीक, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। और p और q कैसे होने चाहिए? p जो p है बेटा, वो आपका पूर्णांक होना चाहिए, q भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। वह संख्या है जिनको p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p पूर्णांक हो और q पूर्णांक हो, क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। बस शर्त यह है कि q आपका 0 ना हो, क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक होता है, ठीक है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। ठीक, इसमें एक शर्त और हम लोग लगाते हैं, जो बहुत ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो उसका इम्पोर्टेंस रहता है। जैसे p और q का अगर बेटा HCF निकाला जाए तो वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। p और q का अगर महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाए तो 1 आना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया कहीं पे कि 2/4, तो क्या ये परिमेय नहीं है? नहीं, परिमेय तो है बेटा, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है ना। अभी इसमें 2 और 4, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मासा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, 1/2। तो अब 1/2 में इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा। मासा कितना आएगा? 1 आएगा। तो बहरहाल ये भी आप जाने रहो तो अच्छी बात है, वरना ये जो इतनी शर्त है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। p बाई क्यू के रूप में जिन संख्याओं को लिख सकते हैं जहाँ पे p और q पूर्णांक हो और शर्त है कि q 0 ना हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो अगर इसका मैं एग्जाम्पल देखूं तो जैसे हमने लिख दिया बेटा 3/4, 3/4 क्या परिमेय संख्या है? जी हाँ, 3/4 परिमेय संख्या है। फिर हमने लिख दिया -1/3, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, -1 भी तो पूर्णांक है, -1/3 भी परिमेय संख्या है। अगर हमने कहीं इस तरह से लिख दिया, केवल हमने लिख दिया 4, अब आपसे कोई पूछे कि क्या 4 एक परिमेय संख्या है, तो जवाब आपका होगा जी हाँ, 4 भी परिमेय है, क्योंकि इसका बटा हम 1 लिख सकते हैं, 4/1, तो 4 भी है। -5, हाँ, -5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हम लोग 5/1 लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 5/0, तो ये परिमेय नहीं है। क्यों नहीं परिमेय? क्योंकि ये 0 हो गया, q 0 हो गया, और अगर q 0 हो गया तो ये फिर अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये अनंत के बराबर हो जाता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, q 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अच्छा बेटा, एक बात यहाँ से आप और देख पा रहे होंगे कि 4 परिमेय है, -5 परिमेय है, 4 परिमेय है, इसी तरह 3 भी परिमेय होगा, 2 भी परिमेय होगा, 5 परिमेय होगा, 0 परिमेय होगा, 0/1 भी परिमेय होता है, ये 0/1 ये भी परिमेय है, ये वाली संख्या भी परिमेय है, ये परिमेय, -2 परिमेय है, -1 परिमेय है, -3 परिमेय है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्या, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई। अब बेटा अपरिमेय संख्याओं की बात कर लेते हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं?
इर्रेशनल नंबर्स जो हैं, जिनको हम लोग ऐसे समझो कि p/q के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं, जिनको हम p/q के रूप में ना लिख पाएँ, वो संख्याएं क्या बन जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो आप ले सकते हो कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती, इनका आप रूट ले लो, अभाज्य संख्याओं का रूट, तो वो सब अपरिमेय संख्या हो गई। जैसे √2, √3, √5 और ऐसे ही ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं अपरिमेय संख्या के, जैसे बेटा पाई की अगर बात करूं तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, याद कर लेना, कभी कभी विकल्प में भी आ जाता है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि भाई पाई अपरिमेय क्यों है? हम लोग तो पाई का मान कितना लिखते हैं? 22/7 लिखते हैं, जबकि 22/7 तो परिमेय है। ये 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो बेटा वो अपरिमेय है। देखिए मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में इसका मान जो होता है वो 22/7 के लगभग बराबर होता है। हम लोग अपना कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसका मान 22/7 ले लेते हैं, वरना क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा इसकी वैल्यू। ठीक है, ये लगभग 22/7 होता है। तो ये पाई भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ओके बेटा, अब हमने क्या कहा था कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं हैं, इनको अभी हम समझने वाले हैं। तो हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सब का पढ़ लिया, इनका एग्जाम्पल भी पढ़ लिया है ना बेटा। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जितनी भी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सब कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो वास्तविक संख्याओं के बारे में कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है, या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह है, वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। तो अब आपको वास्तविक संख्या क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक संख्या जैसी बात की जाएगी, √2 वास्तविक है, √3 वास्तविक है, -1/3 वास्तविक है, -3 वास्तविक है, 0 वास्तविक है, 5 वास्तविक है। तो ये सभी संख्या, पाई एक वास्तविक संख्या है। तो जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ा अभी तक, वो सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ओके बेटा, चलिए तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेना। थोड़ी सी चर्चा हम काल्पनिक संख्या की कर देते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए अब हम लोग काल्पनिक संख्या की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप क्लास 11th में मैथमेटिक्स लेंगे, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको काल्पनिक संख्याओं का एक पूरा चैप्टर मिलेगा। काल्पनिक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा समझ लो बेटा। जैसे मैं कहूँ कि x² + 4 बराबर क्या लिखा हुआ है? 0, और आपसे कहूँ कि x की वैल्यू निकालो, तो आप तुरंत क्या करेंगे? x² बराबर +4 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -4 बन जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ±√-4। यही तो करेंगे आप, है ना। अब -4 का वर्गमूल आप नहीं ले पाएंगे, -4 का वर्गमूल आप नहीं ले पाएंगे। वर्गमूल लेने का मतलब ये किसी का वर्ग होगा, और किसी का वर्ग -4 तो नहीं हो सकता। वर्ग है और माइनस है, ऐसा संभव नहीं है। तो इस तरह की जो संख्या आएगी बेटा, इसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहेंगे, और क्लास 11th में इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और वैसे भी आप यहाँ से समझ लो, देखो ये 4 लिखा है और ये x² लिखा है। x की कोई वैल्यू लीजिए आप, जो अभी तक आप जानते हैं, कोई वास्तविक संख्या लीजिए,
और आपको x की वैल्यू रख करके 0 लाना है, ला पाएंगे? नहीं आएगा 0, क्योंकि आप चाहे धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे, एक्स स्क्वायर तो धनात्मक आ ही जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान हमेशा धनात्मक होगा। और ये +4, तो कोई धनात्मक संख्या जिसमें 4 जोड़ो कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो ऐसी संख्याओं के बारे में आपको 11th में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग अपने चैप्टर का जो पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। देखो बेटा, इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, तो आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। देखो यहाँ पे हमने लिखा है 26 को हम भाग दे रहे हैं 3 से, 13 को भाग दे रहे हैं 4 से, और 35 को भाग दे रहे हैं 5 से, और 9 को भाग दे रहे हैं 8 से। ओके, चलिए अगर मैं भाग दूं, यहाँ पे दशमलव में आपको नहीं काटना है, दशमलव में आपको नहीं काटना है, इस बात का ध्यान रखें आप। तो अगर मैं 3 का पहाड़ा पढ़ूँ कितनी बार, 3 8 कितना आएगा, 24 आएगा। तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 2 बचेगा। ठीक, अच्छा अगर मैं 4 से भाग दूँ 13 को, तो कितना आएगा, 4 3 12, और 12 को यहाँ घटाएंगे, भाग तो सबको आता होगा, 1 बचेगा। फिर 5 7 बार जाएगा, कितना है 35, शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। अब इस पार्ट को आप देखें, यहाँ पे इसको 1 मिनट अगर ऐसे लिख दें हम, 9 से भाग दें 8 को, तो आप इसे ध्यान से देखना बेटा। आप सोचेंगे कि भाई जिससे भाग दे रहे हैं वो बड़ा है और जिसको भाग दिया जा रहा है वो छोटा है। दशमलव में अभी हमें नहीं करना है, तो क्या करें आप, तो 9 का टेबल तो आपने पढ़ा है, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, ऐसे तो पढ़ा आपने। देखो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, 9 3 27। मगर आप अगर इसके पहले जाएं तो ये 0 मिलेगा ना, 9 का पहाड़ा 0। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 बार, कितनी बार लेके जाना, 0। तो कितना आ जाएगा, 0। तो शेषफल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा और ये आप जानते भी हैं, है ना। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आप जान लो कि किसको क्या बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो 3 है बेटा, जो 3 है, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। इसको क्या कहते हैं, भाजक। जो 8 है इसको क्या बोला जाता है, भागफल। इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और 26 को क्या कहते हैं बेटा, भाज्य कहते हैं। 26 को यहाँ क्या बोलेंगे, भाज्य। और ये जो आया है इसको क्या कहा जाता है, शेषफल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, शेषफल कहते हैं। अब इसमें भाजक में, भाज्य में, भागफल में, शेषफल में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ही हमारा कहलाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन पहले आप इसे समझ लें। देखो ये 26 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, देखो ये 26 है, तो 26 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे भाजक है, ये भागफल है, तो ये हो जाएगा 3 × 8 + 2। क्यों भाई, ऐसा लिख सकते हैं, 3 8 24 और 2 26। इसी प्रकार अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो 13 को आप क्या लिख सकते हैं, 13 को हम लिख सकते हैं बेटा कि देखो ये भाजक है, 4 × 3 + 1। आप ध्यान देना कि मैं पहले किसको लिख रहा हूँ, मैं पहले किसको लिख रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान देना, तभी आप फार्मूला समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे अगर बात की जाए तो 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा। 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 + 0। 5 ×
7 प्लस 0। और अगर बात 9 की जाए 8 की, तो 8 बराबर क्या होगा बेटा यहाँ पे 9 गुणे 0 प्लस 8, 9 गुणे 0 प्लस 8, 9 0 0 प्लस 8, तो 8 बराबर 8 मिल जाएगा आपको। ये 4 3 12 1 13, 5 7 35 और 0 35, और यहाँ पे 3 8 24 और 2 26। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर अगर मैं इसको सूत्र बनाना चाहूँ तो देखिए भाजक को हम लोग लिखते हैं b से। भाजक को किससे लिख दिया, b से लिख दिया। भाज्य को लिखा हमने a से, और भागफल को लिखा किससे, q से, और शेषफल को किससे लिखा, r से। v, a, q और r। अब अगर आप यहाँ पे इसका सूत्र बनाना चाहें तो 26 की जगह कितना हो गया a, या ऐसे पहले समझ लो, भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं आप, देखो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या भाज्य को हमने a से लिखा है, भाजक को हमने b से लिखा है, भागफल को q से लिखा है, और प्लस शेषफल को r से लिखा है। तो a बराबर क्या हो गया, bq प्लस r हो गया। अब यहाँ पर बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझना है, जैसे ये जो एग्जाम्पल लिखा है ये बहुत ही काम का चीज़ है। देखो आप एग्जाम्पल को देखें और यहाँ से कुछ चीज़ें पता करो, r के बारे में देखा जाए। जो r है यानी जो शेषफल है, आप देखिए शेषफल क्या कभी भाजक से बड़ा आया है, यहाँ भाजक 3 है, शेषफल 2 है, कम है ना। यहाँ भाजक 4 है और शेषफल कितना है 1, तो शेषफल जो है वो भाजक से कम है। यहाँ पर देखिए आप भाजक 5 है और शेषफल कितना है 0। यहाँ भाजक 9 है और शेषफल है 8। हर केस में आपने क्या देखा कि जो शेषफल है बेटा, जो शेषफल है वो भाजक से कम है, कम ही आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो समझ लीजिए आपने भाग कहीं गलत कर दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 से ज़्यादा शेषफल बचने लगे, 3 बचने लगे, यानी बराबर भी बचने लगे, 5 बच जाए, तो इसका मतलब एक बार ही और भाग हो जाएगा, एक बार ही और भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भागफल जो शेषफल है, वो शेषफल जो हमारा है वो क्या रहने वाला है, जहाँ पे शेषफल जो होगा वो देखो एक बार तो 0 आया, हाँ शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं आएगा। जो शेषफल होगा बेटा वो कभी हमारा ऋणात्मक नहीं आएगा। ऋणात्मक अगर आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पर क्या कर गए कि ये जो संख्या थी इससे ज़्यादा के लिए आप भाग दे गए हैं। ऐसा नहीं करना आपको, इससे कम के लिए भाग करना आपको। तो 0 से कम नहीं होगा r का मान, तो r का जो मान होगा वो बेटा 0 से तो बड़ा ही होगा। कभी कभी देखो 0 भी हो गया तो 0 के बराबर भी हो सकता है, और भाजक से हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो r का मान जो होगा, r का मान वो 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा होगा, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, कम होगा। अब आपको पता है b क्या है, r क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या कहते हैं इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब इसको, हाँ अब इसको समझ गए हैं आप। इसको हम लोग जैसे किताब में दिया गया है उस आधार पर लिख लें क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसका आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसकी सहायता हम लोग लेंगे। देखो अगर दो धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए, देखो बेटा अब इस शब्द पे ध्यान देना, जो पूर्णांक हमारा होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो दो धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए एक ऐसी
अद्वितीय, ये आपको बेटा नोट करना है, ये आपको नोट करना है। एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ए व बी के लिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q व R हैं, Q व R विद्यमान हैं, Q व R विद्यमान है, कि जिसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहां जो R की वैल्यू है, जो R की वैल्यू है बेटा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, लेकिन B से छोटी होगी, लेकिन B से क्या होगी, छोटी होगी। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है, ये क्या है आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। बस ये केवल आप लिखे रहो, समझने वाली बात जो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है वो आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका प्रयोग हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जब आपका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे करने वाले हैं, ठीक। तो बेटा ये जो सीरीज हमारा है पूरे चैप्टर का होगा, पूरे बुक का आपका होगा, मैथमेटिक्स में एक भी चैप्टर मिस नहीं होने वाला है। तो आपको स्कूल के अलावा कहीं और कोचिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, आप इसको अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक। अभी इसका जब हम लोग अगले वीडियो में इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। ओके बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। ओके बेटा।